किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। किसान भाइयों बहनों, गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में तो खास जानकारियां देते ही हैं, साथ ही मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे प्रगतिशील सफल किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। हर बार की तरह आज भी अपने कार्यक्रम में लेकर आए हैं आपके लिए 3 सेगमेंट, यानी कि खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तां। तो फिर आइए आज के गांव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। फसलों का अच्छा उत्पादन आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब फसलों की या तो किस्में अच्छी हो या फिर उनके अंदर खाद उर्वरकों की अच्छी मात्रा दी जाए। कार्यक्रम के इस भाग में आइए आपको बताते हैं किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट और कैसे उसको व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एज ए केमिस्ट एक कंपनी में जॉब शुरू करी। तो लगभग 1 साल जॉब करने के बाद मेरा जॉब करने में मन नहीं लगा, नौकरी करने में मन नहीं लगा। तो मैंने सोचा क्यों न औषधीय पौधों की खेती की जाए, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई थी वो इसी से संबंधित थी। तो मैंने जो है नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ने के बाद घर आया और घर आके विचार बनाया कि हमें औषधीय पौधों की खेती करनी है। उसके लिए हमें वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर हम औषधीय पौधों की खेती करते तो हमारी सोयल का ऑर्गेनिक होना ज़रूरी था। तो सोयल को कैसे ऑर्गेनिक करते, कैसे रासायनिक खाद से मुक्त करते, उसके लिए हमें एक सुझाव दिया किसी ने कि वर्मी कंपोस्ट का आप उत्पादन करिए। तो हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन करने का विचार बनाया, जिसमें घर वालों की इच्छा नहीं थी कि हम नौकरी छोड़ के आए। फिर भी हम लोगों ने जो है वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन 5 बेड से शुरू किया और धीरे धीरे उसको बढ़ाना शुरू किया। पहले जब हमने काम शुरू किया तो यहाँ पे ये पक्का शेड नहीं था, खुले में ही हमने 5 बेड से शुरू किया। उसके बाद फिर कच्चा शेड डाला। कच्चा शेड डालने के बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाया। जब 2 साल निकल गए तो घर वालों को लगा कि भाई काम अच्छा है, तो घर वालों का सपोर्ट भी हम लोगों को मिलने लगा। फिर घर वालों का सपोर्ट इतना अच्छा मिला कि जितना भी कच्चा शेड हम लोगों ने यहाँ तैयार किया, घर वालों ने अपने ही हाथ से वो तैयार कराया और उसमें हमने अपना काम आगे बढ़ाते चले गए। तो उसी दौरान जो है फिर हम लोगों ने बैंक से संपर्क किया। बैंक से संपर्क करने के बाद जो है हम बैंक की मदद से यूनिट को फाइनेंस कराया और पक्का शेड जो है यहाँ पे डाला। जानकारी के हिसाब से कि वर्मी कंपोस्ट ही हमने क्यों चुना और क्या वर्मी कंपोस्ट एक व्यवसाय के रूप में हम लोग कर सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि वर्मी कंपोस्ट को हम एक व्यवसाय के रूप में भी कर सकते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना है कि जहाँ आपको वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू करना है वो स्थान जो है ऊंचा होना चाहिए, जिससे कि जल भराव का कार्य ना हो। दूसरा, अगर आपको कॉमर्शियल पर्पस से वर्मी कंपोस्ट का कार्य करना है तो उसके लिए शेड ज़रूरी है, चाहे वो शेड कच्चा हो चाहे वो पक्का हो। जैसा भी आपका बजट हो उस हिसाब से आप शेड बना सकते हैं। लेकिन शेड क्यों ज़रूरी है? अगर बरसात हो गई और बरसात में हमारा बेडों के ऊपर खाद तैयार है और हमारे पास में कोई ऑर्डर है, तो वो गीला खाद हम बेड पे से नहीं उतार सकते, तो उस ऑर्डर की हम आपूर्ति नहीं कर सकते, जिससे हमारा प्रोडक्शन चोक हो जाएगा, मतलब जो इनकम है वो चोक हो जाएगी। तो बरसात के हिसाब से भी शेड ज़रूरी है। गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस टेम्परेचर को, तापमान को मेंटेन करने के लिए भी शेड ज़रूरी है, क्योंकि अधिक तापमान होगा तो केंचुए काम नहीं करेंगे। जब केंचुए काम नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा। उसी तरीके से सर्दियों में भी हमारा शेड ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर अगर नीचे चला गया तो तब भी केंचुआ काम नहीं करेगा, और केंचुआ अगर काम नहीं करेगा तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो हमें इनकम भी नहीं होगी। तो इसीलिए तीनों मौसम के लिए शेड की आवश्यकता ज़रूरी है। शेड होना, स्थान ऊंचा होना चाहिए, शेड होना चाहिए। शेड होने के बाद जो है हम एक शेप देते हैं बेड को, जिसको हम बेड बोलते हैं, वर्मी बेड बोलते हैं। उसमें मेन चीज़ क्या होती है कि जो उसकी चौड़ाई होती है वो 3 फुट होनी चाहिए। बेड की चौड़ाई 3 फुट होनी चाहिए और उसकी लंबाई आवश्यकता अनुसार आप कितनी भी कर सकते हैं, जैसे जगह हो उसके हिसाब से आप जगह उसकी लंबाई कर सकते हैं। उसके बाद
हम लोग नीचे अगर हमारा बजट है तो पक्का कर सकते हैं, नहीं बजट है तो पॉलीथीन ले लेते हैं। तो पॉलीथीन जो है उस सेब के ऊपर हम लगा देते हैं। पॉलीथीन इसलिए लगाते हैं कि अगर बेड में केंचुए का भोजन ख़त्म हो गया तो केंचुआ धरती में ना जाए, इस वजह से हम लोग जो हैं उस पन्नी पॉलीथीन को लगाते हैं। या पक्का होगा तो भी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि केंचुआ हमारी लेबर है, तो लेबर को हमें जितना हो सके उसको बचाना है। उसके बाद हमको देखना है कि इसका फीड क्या है। जो केंचुआ है जिसकी वैरायटी है, स्पीसीज है आइसिनिया फैटिडा, उसको गोबर बहुत पसंद है। तो गोबर में हम लोग जो हैं 80% गोबर ले सकते हैं, 20% उसमें जो गलने वाली चीज़ है, पत्ते हुए, पशुओं के नीचे का बिछावन हुआ, वो मिक्स करके जो है हम लोग बेड में डाल देते हैं। अब बात आती है कि गोबर कितना डालना है। लगभग हम ये मान के चलते हैं कि 3 स्क्वायर फीट में लगभग 50 किलो गोबर हम लोग डाल सकते हैं। अब बात आई केंचुए की। केंचुआ वन टाइम हमें परचेज करना होता है, उसके बाद केंचुआ इतना बढ़ता है कि दुनिया में इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं बढ़ती है। तो केंचुआ लगभग ये मान के चलते हैं कि जो साइकिल हमारी 2 महीने में या 45 दिन में पूरी हो रही है, तो हमारा केंचुआ जो है उस दौरान लगभग दुगना हो जाता है। केंचुआ हमने वन टाइम परचेज किया, गोबर जो है वो अपने बेड में डाला और उसके बाद वो केंचुआ डाल देते हैं। केंचुए के ऊपर जब हम शुरुआत करते हैं तो जो उसका तैयार खाद होता है उसको भी डालते हैं। उसका कारण ये है कि जब गोबर में कोई भी दिक्कत होगी, या तो उसमें बदबू हो या टेम्परेचर हाई हो, तो उसके कारण केंचुआ मरने की संभावना रहती है। तो क्या होता है, जब नई जगह केंचुआ हम लोग डालते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम अगर होगी तो वो केंचुआ 1-2 दिन के लिए जो अपना कंपोस्ट तैयार है उसके नीचे बैठा रहेगा, तो उससे हमारा केंचुआ बचा रहेगा। उसके बाद हम उसके ऊपर डालते हैं एक बोरी। बोरी इसलिए डालते हैं क्योंकि केंचुआ जो है वो फोटो सेंसिटिव है, रोशनी से अंधेरे की ओर जाता है। अगर हम उसके ऊपर बोरी नहीं डालेंगे तो केंचुआ जो है ऊपर की लगभग 1 इंच की लेयर छोड़ देगा। उस लेयर से क्या होगा कि हम जो अपना प्रोडक्शन है वो कम कर देंगे। तो उस लेयर को खिलाने के लिए हमें बोरी का प्रयोग करना होता है। दूसरा ये है कि बोरी का पर्पज़ ये भी है कि अगर हम लोग तापमान मेंटेन करने के लिए भी बोरी उपयोगी है। तापमान उसमें अगर मौसम सर्दी है तो उसमें गर्माहट पैदा करेगा, अगर गर्मी है तो उसमें नमी रहेगी। तो उस वजह से हम बोरी का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है आपकी कि अब क्या होगा। अब ये 3-4 दिन के बाद में हम देखेंगे कि केंचुआ जो है एक लेयर तैयार कर लेता है ऊपर की, तो उसको हम हाथ से रोल देते हैं। उससे क्या होगा कि केंचुआ जो है वो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। तो कुछ ही समय पश्चात यानी कि 10-15 मिनट बाद टोटल केंचुआ जो है वो नीचे चला जाएगा बेड में। अब ऊपर की लेयर को हम उतार के एकत्रित कर लेते हैं। जब हमारे पास में कोई डिमांड आती है तो उसको हम फिल्टर करके पैक करके हम मार्केट में भेज देते हैं। तो अभी आपने जाना किस तरह से आप बना सकते हैं वर्मी कंपोस्ट और कैसे व्यवसाय के रूप में आप इसे अपना सकते हैं। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस सेगमेंट हमारा पशुधन के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। खेती के साथ साथ अगर आप पशुपालन के क्षेत्र में हाथ अपना आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता तो प्राप्त कर ही सकते हैं, अपनी आय में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। हमारे बहुत से किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि मुर्गी पालन करते हैं। मुर्गी पालन खास तौर से या तो मांस के लिए या फिर अंडा उत्पादन के लिए किया जाता है। आइए सेगमेंट हमारा पशुधन में आज हम आपको जानकारी देते हैं पोल्ट्री फार्मिंग कर किस तरह से आप अंडा उत्पादन कर सकते हैं और कैसे अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं।
पारंपरिक खेती से जीवन यापन तो संभव है, लेकिन आर्थिक संपन्नता कृषि के अभिनवशीलता से ही संभव है। ऐसा ही एक अभिनवशील उद्यम है अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन। मांस के लिए मुर्गी पालन से काफी अच्छी आमदनी होती है, लेकिन अंडा के लिए मुर्गी पालन कहीं ज्यादा कमाई का जरिया बनकर सामने आया है। लेयर फार्मिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक नई अवधारणा है और कई युवा आज सरकारी सहायता के बलबूते इस उद्यम को सफलतापूर्वक चला रहे हैं। जनपद सोनभद्र विकास क्षेत्र राबर्ट्सगंज के खुशी गांव के युवा मनीष पटेल एक ऐसे ही उद्यमी हैं जिन्होंने समय के साथ नब्ज को पहचाना और लेयर फार्मिंग यानी अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन की दिशा में कदम बढ़ाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंडे की मांग को पूरा करने के लिए व्यापारी दूसरे राज्यों से अंडा मंगाते हैं, जिससे परिवहन खर्च बढ़ जाता है और उपभोक्ताओं को महंगा अंडा खरीदना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर उत्पादित अंडे के परिवहन खर्च को कम करने के बाद अंडा की कीमत कम होनी तय है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मनीष पटेल ने लेयर फार्मिंग के बारे में सोचना शुरू किया। सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद मनीष पटेल ने लेयर फार्मिंग की अपनी परियोजना को अमली जामा पहनाने की शुरुआत की। ऋण और सहायता राशि के चलते लेयर फार्म की स्थापना करना काफी आसान हो गया। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी फार्म अलग तरह का बनाया जाता है। बड़े और हवादार हॉल में छोटे छोटे दड़बे या पिंजरा बनाकर प्रति दड़बे में 5 मुर्गी रखी जाती है। जालीदार पिंजरा ढलान युक्त होता है और उसी में अंडे एकत्र होते हैं। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियां ही पाली जाती हैं। ये मुर्गियां परिपक्व होने पर 1 वर्ष तक अंडा देती हैं। 1 वर्ष के अपने जीवन काल में एक मुर्गी लगभग 300 अंडे देती है। लेयर फार्मिंग में मुर्गियों के रख रखाव और देखभाल पर विशेष ध्यान देना होता है। ये मुर्गियां बेहद संवेदनशील होती हैं, इसलिए साफ सफाई रखना जरूरी है, जिससे कि उन्हें रोगों से बचाया जा सके। अंडा उत्पादन वाली मुर्गियों को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार देने से गुणवत्ता युक्त अंडे मिलते हैं। निर्धारित समय पे दिन में 2 बार सुबह शाम मुर्गियों को चारा दिया जाता है। मुर्गियों को स्वच्छ पेयजल देना भी जरूरी है। गंदे पानी से कई तरह की बीमारियां होती हैं। मनीष पटेल अपने फार्म की मुर्गियों को पीने के लिए पानी नोजल से उपलब्ध कराते हैं। समय समय पर मुर्गियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पीने के पानी के टैंक में दवा मिला दी जाती है। जब मुर्गियां पानी पीती हैं तो उन्हें दवा भी पानी के साथ ही मिल जाता है। मुर्गियों को चारा पानी देने की इस अत्याधुनिक प्रणाली के चलते मनीष पटेल को फार्म प्रबंधन में काफी सुविधा होती है और उन्हें अपेक्षित अंडे प्राप्त होते हैं। लेयर फार्मिंग में मुर्गियों को उनके बीट से दूर रखना जरूरी होता है। मनीष पटेल के फार्म में मुर्गियों का बीट नीचे जमीन पर गिरकर इकट्ठा होता है। इस प्रणाली के चलते मुर्गियां स्वस्थ रहती हैं। मनीष पटेल के लेयर फार्म में इस समय लगभग 10,000 मुर्गियां हैं।
अंडा उत्पादन के लिए मनीष पटेल का यह प्रयास आसपास के लोगों को आकर्षित भी कर रहा है। सच है, अभिनवशीलता लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। ऐसे उद्यमों से स्थानीय उपभोक्ताओं को जहां गुणवत्ता युक्त उत्पाद मिलता है, वहीं व्यवसाय की श्रृंखला में जुड़े लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो अभी आपने पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम के दौरान अगर हम अपने पशुओं का ख्याल रखें तो निश्चित तौर पर उनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस माह का पशुपालक कैलेंडर क्या सलाह दे रहा है। जनवरी में ध्यान देने वाली बातें। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का सीधा असर सर्द हवाओं व पाला पड़ने के रूप में पड़ता है, इसलिए पशुओं को शीतलहर से बचाने के आवश्यक उपाय करें। पाला पड़ने की संभावना होने पर कृत्रिम प्रकाश या गर्मी का प्रबंध अवश्य करें। कमजोर और रोगी पशुओं को बोरी की झूल बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को छत के नीचे या घास फूस के छप्पर में बांध कर रखें। पशुओं को नम स्थान में बंद करने और धुआं आदि से गर्मी पहुंचाने की कोशिश उनके न्यूमोनिया से पीड़ित होने की संभावना को अधिक बढ़ाती है। पशुओं को पानी गुनगुना करके दें। दुधारू पशुओं को तेल और गुड़ देने से भी शरीर का तापक्रम सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। पशुपालकों को चाहिए कि अगर मुंह पका खुरपका रोग, पीपीआर, गलघोटू, फड़किया, लंगड़ा बुखार से बचाने के टीके नहीं लगवाए हैं तो अभी लगवा दें। विशेष रूप से मेमनों को फड़किया का टीका लगवाएं। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तां। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। कड़ी मेहनत और परिश्रम करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल नहीं होता। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे सफल किसान से जो मुख्य रूप से करते हैं गन्ने और फूलों की खेती और अपनी कामयाबी की दास्तां खुद ब खुद लिख दूसरे किसानों के लिए आज मिसाल बन चुके हैं। परंपरागत खेती से हटकर अन्य तरह की फसलों को उगाने के प्रयोग लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। राजस्थान राज्य के जिले उदयपुर के कई किसान खेतों में खरीफ और रबी की सामान्य फसलों के बजाय फूलों की खेती से अच्छा लाभ कमा रहे हैं। उदयपुर के गांव अलसीगढ़ के रहने वाले बेरूलाल फूलों की खेती में जैविक खाद का प्रयोग कर फूलों की खेती सफलतापूर्वक कर रहे हैं। मैं खेती का काम करता हूँ, फूलों का काम करता हूँ। हजारी, गुलाब, छोटा हजारी, गेंदी, 3-4 वैरायटी हमारे लगे हुए हैं खेतों में। सवाल यो है कि जो वर्मी कंपोस्ट खाद तो उपयोग में ज़्यादा दे रहा। पहली शुरुआत में जो अंग्रेजी दवाएं खाद वे देता, वे खेत मारे इतना खराब हो गया कि अखाई नहीं जोताई नहीं होती। तो कृषि विभाग से हमारे जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग मिली
कि देसी खाद सवा दूसरा नहीं देता। कई तरह की बीमारी उस खातों से होता है, अंग्रेजी खातों से। इसलिए हमारे अबार 5 बीघा ज़मीन है, उसमें देसी खाद ही डालता हूँ, वर्मी कंपोस्ट देसी खाद ही डालता हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर बेरूलाल ने फूलों की खेती की और लागत कम कर मुनाफा अधिक कमाया। हमारे 1 बीघा में फूलों की खेती करता हूँ, उसमें हमारे लागत कम होते हैं, सिर्फ डोले बनाइए, रोपना और खोदाई। उसमें हमारे कृषि विभाग से ट्रेनिंग मिली, पहली यूँ करते उनसे फायदा नहीं मिलता। तो 40 दिन बाद रोपाई के बाद में 40 दिन बाद माते कटिंग तोड़ देता, फिर उनसे फूल ज़्यादा मिलते हैं हमारे। बेरूलाल बताते हैं कि फूलों की अच्छी खपत के चलते वे साल में अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। बार वर्तमान में हमारे हर तीसरे दिन फूल जाते हैं। हमारे मालन से कांटेक्ट कर रखा है, तो हम तीसरे दिन जाते, हमारे 50 किलो 60 किलो फूल जाते और 30 रुपये भाव से रेट चल रही है। जब दीपावली, नवरात्रि, ये देवतर कई तरह जागरण बीजे हो तो उस तरफ भाव चढ़ जाता है 80-50 तक। मुनाफा कितना है इस खेती में? मुनाफा हमारे 1 बीघा में 1500 रुपया मक्की लेते हो, जरा मैं करीबन 75,000 रुपया साल का कमा लेता हूँ मैं। किसानों के लिए बेरूलाल एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, जिन्हें देखकर अन्य किसान फूलों की खेती की ओर प्रेरित हुए हैं। हमारे तो ये जैसे हमारे बंधुओं भाइयों ये सवाल आगावानी करी, हमारा पड़ोसी भी हम तैयार हो गया है कि मक्की गेहूँ ये कम करके ये फूलों की खेती, सब्जी, ये गुलाब, ये कई तरह के फूल वैरायटी है, इसलिए हम तैयार करके फिर मुनाफा आया ज़्यादा कमा देते और बढ़ भी सकते हैं सर। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के प्रगतिशील किसान से। किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम गांव किसान में दी गई जानकारियों से आप सभी को ज़रूर लाभ मिलेगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।